में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुहाग रात। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये मुझे छोड़ दो, मुझे हाथ भी मत लगाना, मुझ पर रहम करो। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप करो, तेज तेज मत चिल्लाओ। अगर तुम्हारी आवाज़ कोई सुन लिया तो तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे कहने पर वो लड़की थोड़ा शांत और सहम गई। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम जया बताया। फिर मैंने उससे पूछा, आखिर तुम इस दलदल में कैसे फंसी? उसने कहा, मेरी परवरिश अनाथालय में हुई। जब मैं 8 या 10 साल की हो गई तो एक फैमिली अनाथालय आई और कागजी कार्रवाई करके मुझे गोद ले लिया। वो लोग मुझे अपने घर बेटी बनाकर तो ले गए, पर वो लोग मेरे साथ बेटी जैसा सुलूक नहीं किए। वो लोग मुझसे अपने घर का ढेर सारा काम करवाते। दोनों पति पत्नी मुझसे नौकरों जैसा बर्ताव करते, पर मैं मजबूर थी। करती भी तो क्या, पहनने के लिए कपड़े और 2 वक्त का भोजन मिल जाता। मैं काफ़ी दिन तक उन दोनों के पास ही रही। वक्त गुजरता रहा। जिन लोगों ने मुझे गोद लिया था वो पेशे से डॉक्टर थे। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि वो और उनकी पत्नी दोनों अमेरिका जा रहे हैं। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उनसे पूछा, क्या मैं भी अमेरिका जाऊंगी? उन्होंने कहा, हाँ तुम भी जाओगी, पर अभी नहीं। तुम्हें 2-3 महीना बाद मैं ले जाऊंगा। क्या है तुम्हारा हम लोगों के साथ खूनी रिश्ता नहीं है ना? तो तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा दूंगा। अगले हफ्ते वो दोनों पति पत्नी अमेरिका चले गए और मुझे एक औरत के घर छोड़ दिए। जब मैं उस औरत के घर रहने आई तो वहाँ पर मुझे उस औरत के घर का माहौल ठीक नहीं लगा। वहाँ पर मुझे हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ नजर आती और उन लड़कियों के पास हर रोज़ नए नए मर्द आते और वो लड़कियाँ उन मर्दों के साथ एक रूम में चली जाती और वो लोग बंद कमरे में कुछ टाइम अपना वक्त बिताते और कुछ देर बाद वो लोग चले जाते। वहाँ पर काम करने के लिए एक मर्द था जो उस आंटी का चमचा था। वो शर्मिला आंटी के इशारे पर काम करता। वही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। यही कहकर वो लड़की यानी कि जया एकदम खामोश हो गई। मैं उसकी तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखा और मन ही मन सोचने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इस लड़की के साथ धोखा हुआ है और आज मैंने इसके साथ कुछ गलत कर दिया और इसे वापस उसी दलदल में भेज दिया तो ये उन्हीं वेश्याओं की दलदल में फंसकर वैसे ही जिंदगी गुजारने को मजबूर हो जाएगी। मैं बस यही सोच रहा था, तभी उसने कहा, भैया भगवान के लिए मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। आप अपनी बहन समझकर मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, पर मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद जरूर कर सकता हूँ। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जल्दी करो, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो नहीं जा पाओगी और जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था उसके भी आने का वक्त हो गया। वो आता ही होगा, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। वो लड़की मेरी तरफ एक नज़र देखी और जाने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, ये लो, मेरे पास अभी चेन 200 रुपये है, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। जब मैंने उसे पैसे दिए तो वो लड़की मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, भैया ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। यही कहकर वो लड़की चली गई। उस लड़की के जाने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा जख्मी कर लिया, क्योंकि जो उस लड़की को लेकर आया था उससे मुझे ये बताना था कि वो लड़की मुझे जख्मी करके भाग गई है। मैंने अपने आप को जख्मी किया और चेयर पर बैठकर सिगरेट पीने लगा और सिगरेट पीते पीते कुर्सी पर ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे रूम का दरवाज़ा कोई तेजी से खटखटा रहा है। मैं तुरंत दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा रंजीत और उसके साथ वो आदमी था जो लड़की को लेकर आया था। वो लोग तुरंत लड़की के बारे में पूछने लगे कि वो कहाँ है, उसे जल्दी भेजो, लेट हो गई तो पैसे की कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। मैंने अपना जख्म दिखाते हुए उन लोगों से कहा कि वो लड़की तो शराब का बोतल मेरे ऊपर मारकर भाग गई। मेरे मुंह से ये सुनकर रंजीत और वो आदमी एकदम सन्न रह गए।
उस आदमी ने रोते हुए कहा, आज तो मेरी खैर नहीं, शर्मिला मैडम तो मुझे जीते जी मार डालेंगी। मैंने अपना मुंह बनाकर बोला कि अब मेरी क्या गलती, मैं तो खुद ही जख्मी हुआ पड़ा हूँ और ऊपर से तुम लोग मेरा एक रात का पैसा भी बर्बाद कर दिए। उस आदमी ने मुझसे और रंजीत दोनों से कहा, तुम दोनों को शर्मिला मैडम के पास चलना होगा। मैंने उस आदमी से बहाना बनाते हुए कहा, ठीक है, अभी तू जा और अपनी मैडम से बोल दे कि हम कल सुबह 10 बजे मैडम से मिल लेंगे। और तेरी मैडम अगर उस लड़की के बारे में पूछे तो बोल देना कि वो लोग उस लड़की को अपने साथ लेकर आएंगे, जिसका वो लोग ज़्यादा पैसा चुका देंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है साहब, लेकिन आप लोग कल सुबह 10 बजे ज़रूर आ जाना। यही कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। मैं और रंजीत दोनों बैठकर अब आपस में ये बात करने लगे कि हम यहाँ से निकले तो कैसे निकले। रंजीत ने कहा, अच्छा तू अब जल्दी यहाँ से निकल, मैं कुछ अपना बंदोबस्त कर लूँगा। मैंने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहाँ से निकल गया। घर आया तो पिताजी ने माल के बारे में पूछा। मैंने उनसे बहाने बना दिए कि रास्ते में मेरा पाला कुछ गुंडों से पड़ गया था, वो लोग मेरा सारा पैसा छीन लिए तो मैं माल कहाँ से ला पाता। पिताजी ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और मैं भी सुकून से अपने दुकान पर जाकर अपना काम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन अचानक मैं और मेरे पिताजी दोनों दुकान पर थे, तभी मेरे दुकान पर रंजीत आ गया। रंजीत के साथ कुछ अजीब किस्म के आदमी थे और एक औरत भी थी, और उन सभी के साथ वो भी आदमी था जिसने जया को मेरे पास लाया था। वो आदमी मुझे देखते ही कहने लगा, शर्मिला मैडम, यही वो लड़का है जिसने जया को भगाया था। ये बात सुनते ही मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, ये जया कौन है बेटा? मैंने बात संभालते हुए पिताजी से कहा, कोई नहीं, बस वैसे ही। मेरे पिताजी को शायद कुछ शक हो गया। उन्होंने अपनी दुकान के सारे नौकरों को दुकान से थोड़ा टाइम के लिए बाहर चले जाने को कह दिया और उन्होंने रंजीत से और उस औरत यानी शर्मिला मैडम से सारी बातें पूछी। शर्मिला मैडम मुझ पर गुस्सा ही थी। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि आपका बेटा अय्यासी करने के लिए मेरे यहाँ से लड़की बुलवाता था और इसने मेरे एक लड़की के साथ मज़े लेकर उसे भगा दिया। वही हम इससे पूछने आए हैं कि आखिर लड़की है कहाँ। मेरे पिताजी ने ये सारी बातें सुनी और उन लोगों को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने को कह दिया। वो लोग तो सिर्फ पैसे के ही भूखे थे, शायद पैसे ही लेने आए हुए थे। शर्मिला मैडम पैसे पाकर बहुत खुश हुई और वहाँ से चली गई, पर मेरे पिताजी मुझसे बात करना छोड़ दिए। वो कई दिनों तक मुझसे बात नहीं किए। मैंने पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की कि हाँ, ये बात सही है कि मैंने लड़की बुलाया हुआ था, पर मैंने उस लड़की को अगर भगाया तो अच्छा ही किया। मैंने उस लड़की के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। पर मेरी बातों पर विश्वास करने वाला कोई नहीं था। ये बात धीरे धीरे मेरे आस पड़ोस में आग की तरह फैल गई कि उनका बेटा माल लेने के बहाने शहर जाता और शहर जाकर लड़कियों के साथ अय्यासी करता। पिताजी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका हार्ट अटैक हो गया और वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। पिताजी के मरने का जिम्मेदार माँ मुझे ही मानती, इसलिए मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, तेरी वजह से मेरे और दोनों बच्चों की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी, और मुझे अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल भी कर दिया। पिताजी के साथ बिजनेस में हाथ बटाने में मैं अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था, इसलिए मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिली। इसलिए मैं टैक्सी चलाने का काम करने लगा। वक्त ऐसे ही किसी तरह गुजरने लगा। धीरे धीरे मेरी उम्र 50 साल हो गई। मैंने शादी नहीं की। एक दिन मैं टैक्सी लेकर खड़ा सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक बूढ़ा सा आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, सुनो, क्या तुम हमें एयरपोर्ट पहुंचा सकते हो? मैंने उस आदमी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। उस आदमी ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और लोग भी हैं, तुम्हें अपनी गाड़ी मेरे घर तक ले चलनी होगी। मैंने कहा, ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। मैं उस बूढ़े आदमी को अपनी टैक्सी में बिठा उसके घर जाने लगा। उस आदमी ने मुझे बड़े से बंगले के पास गाड़ी रोकने को कहा। मैंने टैक्सी को बंगले के पास रोक दिया।
वो आदमी उस बंगले के अंदर गया और उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की निकल कर आई। मैं तो उस लड़की को देखकर हैरान हो गया। वो लड़की एकदम मॉडल लगती थी। वो लड़की और वो बूढ़ा दोनों मेरी टैक्सी में बैठ गए। मैं टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। फिर मेरी नज़र टैक्सी में लगे शीशे की तरफ पड़ी तो मैंने देखा वो लड़की मुझे ही आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। शायद वो लड़की मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है। मैं भी उस लड़की को उसी शीशे से ध्यान से देखने लगा तो मेरे दिमाग में आया, शायद इस लड़की को मैंने कहीं देखा हुआ है। मन में बार बार बस यही सवाल आते कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी मेरे दिमाग में आया कि अरे, ये तो जया है। वही जया जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पर ये लड़की इस मुकाम पर आई कैसे? तभी उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की से कहा, बेटा अमेरिका पहुंचते ही फ़ोन कर देना। अमेरिका का नाम सुनते ही मैं हक्का बक्का सा रह गया और मेरे मन में बार बार बस यही ख्याल आने लगे कि आखिर ये लड़की कल तक मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी और आज अमेरिका जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जब उस लड़की को ध्यान से देखा तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बात करना चाहती है, पर उसके सामने वो बूढ़ा शख्स था जो मेरे और उसके बीच में बाधा बन रहा था। इसी सोच विचार के साथ मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। जया ने उस बूढ़े आदमी से कहा, पिताजी अब आप घर चले जाएं, मैं चली जाऊंगी क्योंकि आपको घर जाते जाते शाम हो जाएगी। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से इशारा करते हुए पूछा, क्या आप मेरे पापा को घर तक छोड़ देंगे? मैं उस लड़की यानी जया की बातें समझ गया। मैंने कहा, जी नहीं, मुझे कहीं दूसरी तरफ जाना है। पर अगर आप कहें तो मैं अंकल के लिए दूसरी टैक्सी बुलवा दूं। जया ने कहा, हाँ हाँ, दूसरी टैक्सी बुलवा दीजिए, क्योंकि पापा टैक्सी में बैठ जाएंगे तो मुझे सुकून रहेगा। दूसरी टैक्सी बुला मैं उस अंकल को उस टैक्सी में बिठाकर उन्हें घर छोड़ने को कह दिया। टैक्सी वाला उन्हें लेकर चला गया। उस बूढ़े आदमी के जाते ही जया मेरे गले लगकर मुझसे लिपटकर रोने लगी। मुझे तुरंत वो वक्त याद आ गया जब जया ने अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए मेरे सामने रोया हुआ था। मैंने जया से पूछा, जब उस दिन मैंने तुम्हें वहां से भगाया तो उसके बाद तुम गई कहाँ? जया ने मुझे बताया कि वहां से भागने के बाद मैं इधर उधर भटक रही थी। तभी ये जो अंकल थे, जो अभी मेरे ससुर जी हैं, इन्होंने मुझे देखा और मुझे अपने घर लेकर गए। इनका पूरा परिवार पेशे से डॉक्टर है। इन्होंने मेरी भी पढ़ाई बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाई और बड़ी होने के बाद जब मैं डॉक्टर बन गई तो इन्होंने अपने एक पैर के अपाहिज बेटे से मेरी शादी करवा दी। पर मुझे इनके अपाहिज बेटे से शादी करने में कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। हम दोनों डॉक्टर हैं। मेरे पति अभी अमेरिका में हैं। मैं वहीं पर जा रही हूँ। पर भैया, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। अगर आपने मुझे वहाँ से नहीं भगाया होता तो आज मैं उसी दलदल में फंस जाती। पर आप तो बहुत ही अमीर घर के थे, फिर ये टैक्सी ड्राइवर कैसे बन गए? जया को वहां से भगाने के बाद जो मेरे साथ घटित हुआ, मैंने जया से अपनी पूरी आपबीती उसे बताई। पर जया, आज तुम्हें देखने के बाद मुझे खुशी है कि मैंने एक अच्छा काम किया। दुख तो सिर्फ एक बात का है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से बहुत पहले ही गुजर गए। जया ने मुझसे पूछा कि भैया आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, जिससे आप ये टैक्सी चलाना छोड़ दें। मैंने जया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं पगली, तू जा और अपनी जिंदगी में खुश रह। अब मेरी मदद करके करेगी क्या? मेरी तो आधी जिंदगी गुजर चुकी है, आधी बाकी है, इसी टैक्सी चलाने में कट जाएगी। ये सब सुनने के बाद जया के आंखों से आंसू टपकने लगे। कुछ देर बाद जया वहां से चली गई। उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया है। मेरी और जया से अक्सर बातें हो जाती। जया मेरे लिए अमेरिका से कुछ छोटे या बड़े गिफ्ट भेज देती। मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बचाई। हाँ, पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे अपनों ने मुझे नहीं समझा। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, पर मेरे अपनों को मुझे समझना चाहिए था।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।